एक्टिविटी के साथ, लॉज ऑफ मोशन एक्टिविटी के साथ समझाऊंगा, और फिर मैं अपने बच्चों को पुली सिस्टम समझाऊंगा एक्टिविटी के साथ, और फिर हम बेटे असाइनमेंट करेंगे। और जहां पर मैं फील करूंगा मेरे बच्चे वीक है कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर मैं असाइनमेंट से क्वेश्चन के रिलेटेड थ्योरी भी बता दूंगा। शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव विद योर नोटबुक एंड पेन रेडी। नोटबुक और पेन ओपन करके रेडी होना चाहिए बच्चे। और एक मेरे को बताओ, रेज योर हैंड इफ द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। इफ द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू बच्चे। तो अब हम, लो भाई नॉन मेडिकल भी आ गया, मैं इन्हीं की वेट कर रहा था बस। नॉन मेडिकल प्लीज switch on your camera. Everybody please write down these headings. लो बच्चे, let's understand the things with the help of activities. Non-medical students, but please be attentive. आज हमने ये चीजें पढ़नी है और ये सारी हम एक्टिविटीज के साथ करेंगे। योर अटेंशन। तो नाउ विदाउट वेटिंग फर्दर आई एम स्टार्टिंग। लुक एट माई हैंड। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं हाथ में? ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है। आप इसको समझ सकते हो कमरे की जमीन है, ये जमीन है। ओके, ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ये मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया बच्चे, बॉक्स रख दिया। आप समझ लो गोदरेज का अलमीरा रखा हुआ है, गोदरेज का अलमीरा। राइट बेटे? तो मैं बिजी, अभी देखो आपको ये सारा क्लियर दिख रहा है। फेस भी कवर होना चाहिए टीचर, थोड़ा और नीचे। यस यस, थोड़ा सा और, बस। लुक हियर बेटे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है एवरीबॉडी, और ये इसमें गोदरेज का अलमीरा पड़ा है। तो ये गोदरेज का अलमीरा या कोई बड़ा बॉक्स एट रेस्ट पोजीशन है। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह पर एट रेस्ट है ये? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है सर? जो चीज जैसी है वैसी ही रहने की कोशिश करे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करे, मोशन में तो मोशन की। मान लीजिए इसको कोई इंसान ऐसे धक्का देके पुश करने आ गया। जस्ट सी द एक्टिविटी बेटा। somebody is pushing the Godrej almirah. Please look at the activity. So now this person is forcing the Godrej almirah of white color to get into motion. लेकिन उसके जोर लगाने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट, व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो है वो रेस्ट में ही रहता है, हालांकि ये पर्सन उसको जोर लगा के मोशन में ला रहा है। मतलब ये कि ताकत लगाने के बावजूद, फोर्स लगाने के बावजूद इस व्हाइट बॉडी में, इस गोदरेज अलमीरा में ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करके रखती है। लेकिन एक सिचुएशन देखो, जैसे ही ये ह्यूमन पर्सन ज्यादा जोर लगाता है तो ये मोशन में आ जाती। लुक है, ज्यादा जोर लगाया तो व्हाइट बॉडी मोशन में आ गई। इसका मतलब ये व्हाइट बॉडी अपने आप को हमेशा रेस्ट पे नहीं रख पाती। ये तब तक रख पाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स, वो भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, सफिशिएंट फोर्स इसको मजबूर नहीं कर देता कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से निकलकर स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए।
तो टीचर ने क्या समझाया, ध्यान से सुनना अब मैं। दिस बॉडी tries to retain its state of rest due to property of inertia of rest unless and until it is compelled to change its state of rest by external force of sufficient level and sufficient magnitude। जब तक के बाहर से लगा हुआ फोर्स प्रॉपर दिशा में और प्रॉपर मात्रा में कम से कम इस बॉडी को मजबूर नहीं कर देता कि वो अपनी रेस्ट स्टेट छोड़ के मोशन में आ जाए, तब तक ये सफेद बॉडी अपने आप को रेस्ट अवस्था में रखने में कामयाब होती है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। कितने बच्चों को एक्टिविटी से समझ आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब हम इसके रिवर्स एक्टिविटी करते हैं बेटे, ध्यान से सुनना। ये मैंने अलमीरा रख दिया साइड पे और ये मेरे पास एक मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने बच्चे। अब इस मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट को मोशन में करवाएंगे और यही पर्सन इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो ये पर्सन उसको रोकता नहीं, रोक पाता नहीं, रोक पाता, फिर भी नीचे आ रहा है। तो एक सिचुएशन में वो ज्यादा जोर लगा के उसको रोक ही लेता है। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, ये मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है और इस पर्सन ने उसको रोका रोका रोका, नहीं रोक पा रहा, नहीं रोक पा रहा, रोक ही लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन प्रॉपर्टी ट्राइज टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स, वो भी एप्रिशिएट मैग्नीट्यूड का और इन प्रॉपर डायरेक्शन, उस मोशन वाली बॉडी को मजबूर नहीं कर देता कि वो मोशन वाली बॉडी मोशन से रेस्ट में ना आ जाए। अब मैं इसी चीज को इंग्लिश में बोलूं, ए बॉडी इन मोशन tries to retain its state of motion due to inertia of motion unless and until it is compelled to change its state of motion to state of rest by the external force of appropriate magnitude and appropriate direction। जब तक के बाहर वाला फोर्स सफिशिएंट लेवल का और सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में इस मोशन वाली बॉडी को मजबूर ना कर दे कि वो अपनी स्टेट मोशन से रेस्ट में ना ले आए, तब तक ये बॉडी अपने मोशन को कायम रखने की कोशिश करती है और कामयाब होती है। इसकी इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। किन बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश। तो जानते हो, जब मैंने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी समझा दी, इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी समझा दी, तो इसका मतलब है मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा दिया आपको, जिसका नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आ गया आपको? ओके। दूसरी बात, ध्यान से सुनो। सर, हम तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं, a body tries to retain its state of rest or state of motion, it is this property is called inertia and it is first law। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स से इसको लिंक नहीं करते कि ये बॉडी हमेशा थोड़ी अपने मोशन को कायम रख लेगी। ये तब तक कायम रखेगी जब तक के एक्सटर्नल फोर्स उसको मजबूर ना कर दे कि वो अपने मोशन को चेंज करके खुद रेस्ट में आ जाए। इसी तरह से ये कोई बॉडी हमेशा रेस्ट पे थोड़ी रह जाएगी, ये तब तक रेस्ट पे रह पाएगी जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, अप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड में मजबूर ना कर दे कि वो मोशन में आ जाए। एक बार मजबूर में कर दिया तो मोशन में आएगी। क्लियर है? जिन बच्चों को ये क्लियर हो गए, दोनों के दोनों प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। ये सिंपल सी एक्टिविटी से मैंने अपने बच्चों को न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाया। अब मैं समझाने लगा हूं न्यूटन सेकंड लॉ। ध्यान से सुनना, न्यूटन सेकंड लॉ।
ओके, सभी बच्चे देखें एक और एक्टिविटी। शाबाश। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ। हाँ ये ठीक। लुक हियर बेटे, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है इस पे ऊपर, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लॉक है कोई। अब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए सर्टन वेलोसिटी से चल रहा है, ये चल रहा है सर्टन वेलोसिटी से। इसका मतलब है इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है। कैसे पता लगा सर? साइंटिस्ट कहते हैं इसमें कितना मास है और कितनी वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ओके सर, समझ आ गया सर। इसका कुछ ना कुछ मास होएगा, मान लो 1 kg, वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2, तो 2 हो गया इसका लीनियर मोमेंटम, ऐसे ये मूव कर रही है जब। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब इसका लीनियर मोमेंटम था ना, कुछ ना कुछ मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। देखना जरा ध्यान से, ये इसका लीनियर मोमेंटम दिखा देते हैं हम। ये जा रहा है लीनियर मोमेंटम, ये मैंने फोर्स लगा दी। फोर्स लगते ही उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। सर कैसे चेंज हो गया? भाई मास चाहे वही है, लेकिन उसका वेलोसिटी बदल गया था ना। देखो फिर से देखो, ये इसका लीनियर मोमेंटम है और मैंने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज होने से मास तो वही है, वेलोसिटी इनटू मास, नई वेलोसिटी इनटू मास, नया लीनियर मोमेंटम हो गया। इन दोनों मोमेंटम्स का डिफरेंस कर दो। फाइनल मोमेंटम फोर्स लगने के बाद, इनिशियल मोमेंटम फोर्स लगने से पहले, दोनों का डिफरेंस कर दो और उसको डिवाइड करना है। जानते हो किससे डिवाइड करना है? ध्यान से सुनो। जितनी देर के लिए इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया था वो टाइम लेना है आपने। ये जैसे हिट करा, बच्चे का सर ये तो बहुत छोटा सा टाइम होएगा, हिट करने में टाइम ही क्या लगेगा, फोर्स को अप्लाई करने में टाइम ही क्या लगाया आपने। हाँ जितना भी टाइम है उस टाइम से डिवाइड करना है। तो चेंज इन मोमेंटम को जब टाइम से डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैं बताना चाहूंगा, जितनी देर ये ब्लैक बॉडी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही थी, यानी ये दोनों टच में थे, उस ड्यूरेशन को, थोड़ी सी ड्यूरेशन थी जब इसने ऐसे हिट करा था, उस छोटी सी ड्यूरेशन को टेक्निकली हम बोलते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट। ओके सर, इसका मतलब आपने चेंज इन मोमेंटम को टाइम ऑफ इम्पैक्ट से डिवाइड करा था। हाँ बिल्कुल सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम में कितना चेंज आया, उसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट से डिवाइड कर दिया। ओके सर, फिर क्या करना है सर? न्यूटन साइंटिस्ट ने यह बताया, ध्यान से सुनना, कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया आपका, ये उतना ही ज्यादा होता है जितना इस ब्लैक बॉडी के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर लगाया गया फोर्स का वैल्यू था। जितना ज्यादा फोर्स लगाता है उतना चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होता है। फिर से सुन लो, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि इस बॉडी में आया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना इस बॉडी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब इसमें एक एड ऑन और चीज देख लो, एक चीज और ऐड करो, देख लो शाबाश। जितनी देर के लिए ये ब्लैक बॉडी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही थी, देखना ये फोर्स, वो टाइम नोट कर लो। सर कर लिया। किसने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया वो नोट कर लो। सर दोनों चीजें कर ली, कितना फोर्स कर लिया, लगाया था, और कितनी देर के लिए लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ इम्पैक्ट। हाँ बेटे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या मिलेगा?
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज मिलती है उसको साइंस की टर्म में बोलते हैं इम्पल्स। IMPULCE। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ इम्पैक्ट। गॉट इट? तो इम्पल्स का सिंबल होता है कैपिटल जे। उसकी यूनिट बन गई न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स से न्यूटन आ गया, टाइम से सेकेंड आ गया। तो ये भी आपने याद रखा। यही जो मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ आपको समझाया, इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं मैथमेटिकली, एक फार्मूला सामने आता है। जानते हो बच्चे कौन सा फार्मूला सामने आता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स कांस्टेंट इंटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मेट बना F इज इक्वल टू ma, इसको भी न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। सर पहले तो आप कुछ और बता रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। हाँ बेटे, वो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को सिंपलीफाई करके जब मैथमेटिकली बनाते हैं तो आखिर में निकलता है F इज इक्वल टू एम ए। चलो इसका मतलब F इज इक्वल टू एम ए को भी हम न्यूटन का सेकंड लॉ कह ही सकते हैं। कह सकते हो, कह सकते हो। तीसरी बात, अब मैं अपने बच्चों को न्यूटन का थर्ड लॉ समझाने लगा हूं। पहले तो ये बता दो, जिनको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से समझ आ गया, इम्पल्स अच्छे से समझ आ गया, शाबाश, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिनको इम्पल्स, ब्यूटीफुल। अरे एक्टिविटी से ज्यादा अच्छे से समझते हो यार तुम लोग। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ करने लगे हैं। देखो बेटे, मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, राइट, और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, राइट। ये दोनों ऐसे सटे हुए हैं आपस में। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन फॉक्स इज अप्लाइंग ऑन द फोर्स, ए फोर्स ऑन द मल्टी कलर ऑब्जेक्ट। बेटे, जो मल्टी कलर ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया उसको बोलते हैं एक्शन, और जो ग्रीन कलर वाले बॉक्स ने मल्टी कलर के ऊपर रिवर्स लगाया उसको बोलते हैं रिएक्शन। न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि एक्शन और रिएक्शन वाले दोनों फोर्सेस चाहे दिशाओं में डायरेक्शन वाइज 100% अपोजिट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल फोर्सेस, they act in opposite directions and they never cancel each other। सर कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट ही तो है। नहीं बेटे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे और एक ही बॉडी पर लगे। देखो, जैसे मैंने सिंगल बॉडी रखी, इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ना ये बॉडी इधर जा रही है ना उधर जा रही है, इस वक्त ये फोर्सेस नलीफाई कर दे। अगर इक्वल फोर्स लगे, अपोजिट लगे और एक ही बॉडी पर लगे और इन दी सेम लाइन ऑफ एक्शन लगे, सेम स्ट्रेट लाइन में, तब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जब ये हम पढ़ रहे थे न्यूटन थर्ड लॉ, तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहे थे, लेकिन एक्शन लग रहा था ग्रीन बॉक्स पे और रिएक्शन लग रहा था मल्टी कलर ऑब्जेक्ट पे। इसलिए ये इक्वल एंड अपोजिट थे, पर तीसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे थे कि सेम ही बॉडी पर लगे, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। अब एक बच्चे ने बोला, सर अगर ये कैंसिल नहीं करते, अगर ये कैंसिल नहीं करते तो इनका कुछ ना कुछ असर तो होना ही चाहिए। कुछ भी नहीं दिखता, देखो ये इस पे, आप कह रहे हो इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो खड़े के खड़े ही हैं। हमें तो ऐसे लगता है कैंसिल कर दिया। नो 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 बेटे, जितना जितना एक्शन बढ़ता जाता है उतना उतना रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एक्शन बढ़ता जाएगा रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एक्शन बढ़ता जाएगा रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होएगा कि इस ग्रीन ब्लॉक की ग्रिप, ग्रिप नीचे वाली ग्रिप इस ब्लैक सरफेस के ऊपर बेटर है, या मल्टी कलर ऑब्जेक्ट की ग्रिप इस ब्लैक सरफेस के ऊपर बेटर है? जिसकी तो बेटर होएगी वो तो खड़ा रहेगा, जिसकी तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर ग्रिप होएगी वो मूव कर जाएगा। सर इसका मतलब है इन दोनों की रेस्पेक्टिव ग्रिप्स का कंपटीशन चलता है ब्लैक सरफेस के ऊपर। यस,
एक्शन बढ़ता जाता है, रिएक्शन बढ़ता जाता, अगर दोनों नहीं हिल रहे इसका मतलब इनकी ग्रिप्स अभी मजबूत है। एक्शन और बढ़ गया, रिएक्शन और बढ़ गया, अभी कोई नहीं मूव कर रहा। अब एक्शन और बढ़ गया लेकिन रिएक्शन मूव कर गया, तो अब जैसे बिल्कुल एक एक ग्रेट कली दीवार को धक्का मारे तो उसके पैर ही स्लिप करेंगे, दीवार नहीं स्लिप करेगी। इसका मतलब ग्रेट कली के पैरों की ग्रिप जमीन पे कमजोर है इन कंपैरिजन टू दीवार की ग्रिप, फर्श के ऊपर ग्रिप। तो दोनों में से वो चीज मूव करेगी पहले जिसकी कंपैरेटिव ग्रिप ऑन द लोअर सरफेस कमजोर होगी। इस तरह से आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझ आया। जिन बच्चों को आज ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, रेज योर हैंड, शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब हम एक्टिविटी का ये चैप्टर करते हैं बंद। रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैंने अपने बच्चों को एक पुलिस का आर्टिकल कराना है, तो पुलिस की भी मैं एक्टिविटी बना के दिखाता हूँ आपको। शाबाश सभी बच्चे देखें। देखो बेटे मैं टेम्परेरी पुली बना रहा हूँ, ये आप समझ लो पुली की एक्सिस का काम करेगी, पुली की एक्सिस का। और ये है मेरी पुली, ये इसके इर्द गिर्द घूम सकती है, देखो ठीक है। और मैंने एक स्ट्रिंग के ऊपर दोनों तरफ मास लगा दिए, एक तरफ कम मास है और एक तरफ ज्यादा मास है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको यहाँ पर ऐसे रखूंगा, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग निकालूंगा, तो मैंने अभी दोनों मासिस को सपोर्ट दे रखी है, कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, तो आप अगर फ्रिक्शन कम होएगी पुली में, तो भारी वाला वेट नीचे को आएगा, हल्के वाला ऊपर को जाएगा। तो एक तरफ मैंने ज्यादा भार लगा दिया, एक तरफ कम लगा दिया, पुली रोटेट करेगी, स्ट्रिंग ऊपर से घूमेगा और भारी मास नीचे जाएगा, हल्के वाला ऊपर जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम बनाया था पहली बार, उसके नाम को रिस्पेक्ट देते हुए, अटवुड मशीन, अटवुड मशीन। ये मैं अपने बच्चों को अभी समझाने लगा हूं प्रैक्टिकली बोर्ड पर। ओके, एक बात और सुनना जरा, अगर ये एक धागा है तो इसका इधर वाले जहां पर दो मोती लगे हुए हैं, ज्यादा बेटर हायर मास लगा हुआ है, इसके लिए ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां पर टीचर ने फिंगर से ये टच करा मार्कर, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो जिधर डबल मोती लगा है ना, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, तो इस धागे में टेंशन लगेगी वर्टिकली अपवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो भी एक फोर्स है। और टेंशन का एक नियम है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसी तरह से जो ग्रीन बीड लगा हुआ है, ग्रीन बीड, ग्रीन मास जो कि कम मास है, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इधर। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में इसका मतलब इस धागे में टेंशन इस पेन वाले पॉइंट की तरफ को डायरेक्शन रखेगी। और एक बात याद रखना है, अगर ये स्ट्रिंग आइडियल हो, आइडियल स्ट्रिंग हो, तो धागे के हर पॉइंट के ऊपर टेंशन सेम होएगी, खिंचाव वाला फोर्स सेम होएगा, बराबर होएगा। सर अभी अभी आपने एक वर्ड बोला कि अगर ये स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल का क्या मतलब? आइडियल का मतलब तो आदर्श होता है, हमने तो इंग्लिश में यही पढ़ा। पर फिजिक्स में आदर्श धागे का क्या मतलब? बेटे आदर्श धागे का मतलब सुन नहीं रहे कुछ बच्चे? आदर्श धागे का मतलब है जो ये चार बातें पूरी कर दे। पहली बात, इस धागे का अपना मास लटकाए हुए मास के मुकाबले नेग्लिजिबल हो। ओके सर ओके। दूसरी बात, इस धागे में लचक नहीं होनी चाहिए, इसको खींच के लंबा नहीं कर सकते, इट शुड बी इन इलास्टिक, इसमें लचक नहीं होनी चाहिए। ओके सर समझ आ गया। इस तीसरा, इस धागे की लेंथ पे कहीं भी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए, इट शुड बी नॉट फ्री। ओके सर समझ आ गया। चौथा, जब ये पुली को ऊपर से गुजरता है तो पुली इसको बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना दे, फ्रिक्शनलेस पुली इसको पाथ दे। ओके सर, इसका मतलब सर आइडियल स्ट्रिंग वो होता है जिसमें लचक ना हो, जिसमें गांठ ना हो, और जिस धागे का भार, उसका मास लटकाए हुए मासिस के मुकाबले इतना कम हो कि नेग्लिजिबल हो, और ऊपर से उस धागे को इधर उधर जाने में फ्रिक्शनलेस मोशन मिले।
ऐसे धागे को हम आइडियल स्ट्रिंग बोलेंगे। कितने बच्चों को आइडियल स्ट्रिंग समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश, शाबाश। मैं देखना चाहता हूँ मेडिकल का रिस्पॉन्स है कि नॉन मेडिकल का बेटर। सच बताऊं तो इस बार मेडिकल का बेटर है। थैंक यू, थैंक यू। अब हम इसको बेटे बोर्ड के ऊपर मैं आपको मैथमेटिकली डिस्कशन करने लगा हूं पुलिस वाले आर्टिकल का। ठीक है, तो सभी बच्चे जरा देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर। शाबाश। ये मैंने अभी अभी जो आपको पुली दिखाई, ये मैंने दिखाई फ्रिक्शनलेस पुली, और इसका अपना मास बहुत कम, नेग्लिजिबल, और ये हमने इसका स्टैंड लगा दिया। ठीक है, ऊपर फॉर्म ग्रिप है बेटे, और इसके ऊपर से मैंने ये धागा निकाल दिया जिसको हम आइडियल स्ट्रिंग कह रहे थे। ओके, और एक तरफ मैंने हल्का मास लगा दिया, और एक तरफ मैंने भारी मास लगा दिया। ये लो। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनना। ये जो हल्का मास है इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल एम। भारी मास दोनों को जोड़कर, येलो वाला और रेड वाला का मिलाकर कैपिटल एम कह देता हूँ। तो कैपिटल एम इज लार्जर देन स्मॉल है। और हम कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं? अटवुड पुली। अब देखो बेटे ध्यान से, अब मैथमेटिकली करने लगा है टीचर। आपको इस आर्टिकल में ध्यान से सुना, पहले स्मॉल एम को पकड़ना है। ओके सर, स्मॉल एम को पकड़ लिया, ये लो सर स्मॉल एम है। अब इसका धागा दिखा दो सर, धागा। ये लो सर, स्ट्रिंग दिखा दिया, स्ट्रिंग। अब क्या करें सर? अब टीचर कहता है इसका एफ बी डी डायग्राम बनाओ, एफ बी डी डायग्राम। सर एफ बी डी डायग्राम, ये तो हमने सुना ही नहीं। व्हाट इज एफ बी डी? एफ बी डी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। सर ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हमने अपनी कंसर्न्ड बॉडी के ऊपर लगने वाले, उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं, लेकिन गलती से भी वो फोर्स नहीं दिखाना होता जो हमारी कंसर्न्ड बॉडी ने किसी और के ऊपर लगाया हो। फिर से सुन लो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कंसर्न्ड बॉडी का मतलब है हमारी बॉडी के ऊपर, कंसर्न्ड बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं, लेकिन गलती से भी वो फोर्स नहीं दिखाना जो हमारी कंसर्न्ड बॉडी ने किसी और के ऊपर लगाया। सर बना के दिखाओ, ऐसे बात नहीं बनती। लो बच्चे अभी बना के दिखाते हैं। तो मैं बोलूंगा बेटे ध्यान से सुनना, इस फ्री बॉडी के ऊपर नीचे को वेट लगा एम जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और कौन सा फोर्स लगा सर इसके ऊपर? बेटे एक धागे की वजह से ऊपर को फोर्स लगा। सर ये ऊपर को कौन सा फोर्स लगा दिया? अभी अभी एक्टिविटी में समझाया था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ जो, की तरह जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके सर, तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल बॉडी की बना दी। मैंने कहा यस। सर इससे क्या होगा? इससे बेटे ये पता लगेगा दोनों फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इनमें से विनर फोर्स कौन सा है, लूजर कौन फोर्स कौन सा? सर विनर फोर्स तो वो नहीं होएगा जिधर को बॉडी मूव करेगी। मैंने कहा बिल्कुल। अगर मैं इस ज्यादा मास वाले फोर्स के नीचे से हाथ की सपोर्ट निकाल दूं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये नीचे को आएगा लार्जर मास, और स्मॉलर मास ऊपर को जाएगा। हाँ ठीक है सर। तो स्मॉलर मास की, ये स्मॉलर मास की मूवमेंट किधर को हो रही है? सर ऊपर को हो रही है।
तो इसका मतलब विनर फोर्स कौन हुआ? टेंशन के वेट। सर जिधर को मोशन हुआ तो विनर फोर्स हुआ टेंशन। तो याद रखना, विनर फोर्स माइनस लूजर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? इस स्मॉल मास का ऊपर को जाने का एक्सेलरेशन। ओके सर, समझ आया। जितने बच्चों को यहां तक समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड बेटे, प्लीज देख लो, मेरे को रिस्पांस चाहिए होता है। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और सच बताऊं तो मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस टीचर का है जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है। दूसरी बात, अब ये दोनों वाले मास ले लेते हैं, इनकी भी फ्री बॉडी डायग्राम बना। सर बनाओ उनकी। ये हो गया येलो वाला बेटे, उसका, और ये हो गया उसमें साथ में रेड वाला। अब मैंने आपसे पूछा इस कैपिटल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सर पहले धागा तो दिखाओ आप। मैंने कहा ले बेटे, धागा दिखा दिया। सर देखो, इस बड़े वाले मास का ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो अब टेंशन तो उतनी दिखाओ इसमें। मैंने कहा ये लो, टेंशन होगी टी डैश। टी डैश टेंशन होगी। सर इसका वेट नीचे को आएगा ग्रेविटी की वजह से। मैंने कहा ओके भाई, लो भाई वेट भी दिखा देते हैं। एम जी, याद रहे कैपिटल एम लगाया मैंने। अब हम बोलूं बेटे ओवरऑल इसकी मूवमेंट किधर को थी? सर नीचे को थी। तो बेटे इनमें विनर फोर्स कौन सा हुआ? सर इस बार वेट जीत गया, टेंशन हार गया, क्योंकि अल्टीमेटली मोशन नीचे को है। ध्यान से सुनो फिर, विनर फोर्स माइनस लूजर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने बच्चों को ये भी समझ आ गया? रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल। अब मेरे से थोड़ा सा और सुन लो बच्चे, बच्चे बस थोड़ा सा, बस बन गई बात। एक और नया पॉइंट बताने लगा हूं, नया पॉइंट। अगर हमारा आइडियल स्ट्रिंग हो तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन बराबर होती है। और मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अटवुड साइंटिस्ट के आर्टिकल में आइडियल, IDEAL, आइडियल स्ट्रिंग लेंगे। ओके सर। सर मैं समझ गया, आप इस टी डैश और टी को सेम रखना चाहते हो इसलिए बोल रहे हो। यस, मैं टेंशन को अलग अलग तभी ले सकता था अगर ये स्ट्रिंग आइडियल ना होता। ओके सर। तो आपकी एक इक्वेशन बनी ये ग्रीन बॉक्स में, दूसरी भी ग्रीन बॉक्स में बनी, दो इक्वेशनें बनी। सर मेरे दिमाग में ना एक डाउट है, बोलो बेटे। सर आपने एक्सेलरेशन सेम लिख दिए दोनों तरफ। हाँ तो सर क्यों लिखे? भाई जितना ये, जितने टाइम में ये धागा ऊपर को जितना जाएगा उतने टाइम में इधर से ये वर्टिकली डाउन आएगा। जितने में स्मॉल एम जितने टाइम में वर्टिकली ऊपर जाएगा, मान लो 10 सेंटीमीटर, उतने में ही लार्जर वाला मास वर्टिकली डाउन आएगा, वो भी 10 सेंटीमीटर, इसलिए। अच्छा सर, लेकिन सर एक बात बताऊं, बोलो। सर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? हाँ बेटे। तो इसकी दिशा तो एक्सेलरेशन की ऊपर को होगी, इसकी नीचे को होगी। नहीं सर, होएगी। तो सर फिर आपने बराबर क्यों लिख दिया? -A ना लिखना चाहिए था आपको। नहीं बेटे, मैंने वेक्टर लगाया ही नहीं ऊपर, देखो मैं मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहीं वेक्टर लगाया ही नहीं। ओके, इसलिए दोनों एक्सेलरेशन, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन और कैपिटल एम का एक्सेलरेशन दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, और मैग्नीट्यूड को मैंने स्मॉल ए लिख दिया। ओके सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। सर अब आप क्या करोगे? बेटे अब इन दोनों इक्वेशनों को म्यूचुअली सॉल्व करेंगे। सर कैसे? दोनों इक्वेशनों में से टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो और सिंपलीफाई कर दो। सर आप करके दिखाओ। मैं हो गई, इधर ले जाओ, ऊपर से टेंशन mg प्लस ma। सर आपने ये प्लस कैसे कर दिया? भाई इधर जाएगा तो प्लस ही आएगा। यहां से टेंशन निकालो, टेंशन को इधर ले जाओ। सर समझ गए हम। mg, इसको जब आप इधर लाओगे
और टी को उधर ले जाओगे तो ये बनेगा एम ए। बिल्कुल सही सर। अब क्या करना है, बस टेंशन के फार्मूले को इक्वेट करके एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर दो। सर उसके लिए तो ए वाली टर्म्स एक तरफ नहीं चाहिए होंगी? हाँ चाहिए होंगी। तो सर फिर मैं कैसे करूं? वेरी सिंपल, ग्रेविटी वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, दूसरी एक तरफ ले आओ। ओके सर, इसको इधर ले चलता हूँ सर, इसको इधर ले आता हूँ। बिल्कुल सही। तो ये हो गया एम ए प्लस एम ए, और उधर चला गया एम जी माइनस एम जी। ओके सर। सर इधर से ए कॉमन आ रहा है, देखो इधर से ग्रेविटी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यही तो मैं चाहता था। आप बोलो एम प्लस एम ए ग्रेविटी, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मासेस आ गया, और साथ यहाँ पर ग्रेविटी आएगा, इधर सिंपल एक्सेलरेशन। सर ए की वैल्यू निकालना हमारा पर्पस था ना? यस, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, ये निकालना हमारा पहला पर्पस था। सर वो तो आ गया, फिर क्या आया बेटे? सर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी डिफरेंस ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर हम जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं। कितने बच्चों को एक्सेलरेशन के फार्मूले का रिजल्ट समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। और एक बात सर, और भी कुछ निकालना होता है? हाँ बेटे, इसमें ना टेंशन की वैल्यू भी पूछ लेता आपको पेपर में। सर उसका फार्मूला तो हमें पता नहीं। वेट वेट वेट, आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे निकाला था? सर दोनों इक्वेशनों में ना टेंशन को इक्वेट करा दिया, ए के लिए सॉल्व कर दिया हमने, बस उल्टा कर दो। सर क्या मतलब, क्या आपका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशनों में ए की वैल्यू को निकाल के इक्वेट कर दो? सर यहां से तो इक्वेट करके ये आएगा टेंशन माइनस एम जी अपॉन स्मॉल एम, यहां से तो ये ए आएगा। सर इधर से भी बताऊं? बताओ भाई, कैपिटल एम जी माइनस टेंशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ओके सर, इसका मतलब है आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों इक्वेशनों में से निकाल के इक्वेट कर दी। सर अब क्या करना है? अब सिर्फ क्रॉस पोजीशनिंग करके सॉल्व करके आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ओके सर, टेंशन की वैल्यू, मेरे पास जगह कम है, मैं मैथ के स्टेप छोड़ रहा हूँ बीच में, और ये टेंशन का फॉर्मूला इतना निकलेगा। ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन सम ऑफ द मासेस, सॉरी सम ऑफ द मासेस लिखना था। सम ऑफ द मासेस इनटू ग्रेविटी और मल्टीप्लाइड बाय 2। ये लो इसका टेंशन का फार्मूला। सर एक डाउट है, ये जो आपने ऊपर लिखा है उसकी क्रॉस पोजीशनिंग करके टेंशन की टर्म्स एक तरफ करके ये निकल जाएगा ना हमारा? बिल्कुल निकल जाएगा, सिंपल मैथ है। जिन बच्चों को टेंशन का फार्मूला भी समझ आ गया तो बताओ, रेज योर हैंड। शाबाश, डाउट नहीं करना, इतना सा मैथ खुद करना है बेटे, टीचर के पास जगह कम है। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। वैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी दो चीजों की मास की प्रोडक्ट करी जाए और डिवाइडेड बाय सम करा जाए, प्रोडक्ट अपॉन सम, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में दो बॉडीज का मास का प्रोडक्ट अपॉन सम आ जाए, तो ये जो ब्रैकेट बनी है ना ग्रीन कलर की, सिर्फ इतने हिस्से को, ब्रैकेट को, ग्रीन कलर को, इसको रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। रिड्यूस्ड मास। सर आपका मतलब है रिड्यूस्ड मास की ये डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस? यस, यही यही डेफिनेशन होती है। अब सर, अब एक सिंपल बात रह गई है, ध्यान से सुनना, लास्ट वाला पॉइंट। सर वो कौन सा है? इस पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पुली की। सर पुली की, वो कैसे सर? लो अभी सुनो, ध्यान से सुन लो बेटे, बच्चे फिर सुनते नहीं है। इस पुली के ऊपर, ऊपर को लगने वाला फोर्स, सर एफ, फोर्स एफ लगा दो, फोर्स ऑन पुली, ये सर इधर को। ओके,
इसको नीचे को लगने वाले फोर्स, सर नीचे को लगने वाला फोर्स टेंशन हो गया, और इधर भी टेंशन हो गया। सर वेट 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 वेट, मेरे को कंफ्यूजन हो गया क्या। सर पहले तो आपने टेंशन को ऊपर को दिखाया था, अभी आप नीचे को दिखाने लग गए, मेरे को नहीं समझ आया। नहीं बेटे ध्यान से सुनो, जब मैंने पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, तो पुली के लिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये मानना है, और इसके लिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पुली के लिए ये मानना है। जो पुली की फ्री बॉडी डायग्राम है, तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की इधर को माननी है, इधर को मान। और जब मासेस लेना है, तो मास के लिए, ये डबल मास के लिए ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो टेंशन ऊपर को लेना है। ओके सर समझ आ गया। अब इस पुली के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का मुकाबला करते हैं। सर फोर्स लग गया ऊपर को, ओके सर। दोनों टेंशन्स का टोटल करके 2T लग गया सर नीचे को, ओके सर। दोनों का मुकाबला करो सर, ये हो गया डिफरेंस। तो मैंने कहा सामने क्या लिखोगे। सर इसमें तो पता ही नहीं लगता कौन सा विनर फोर्स है कौन सा लूजर फोर्स। भाई इसमें ना कोई विनर फोर्स है ना कोई लूजर फोर्स है। सर कैसे कह सकते हो। भाई पुली तो अपनी जगह पर रोटेट करती है, ना वो ऊपर को मूव कर रही है ना वो नीचे को मूव कर रही है। पुली इज एट रेस्ट, एट रेस्ट। ओके सर। सर रेस्ट में जो बॉडी होती है, उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस को बोलूं इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और पुली का एक्सेलरेशन जीरो भरेंगे, तो नेट फोर्स आ गया जीरो इसके ऊपर लगने वाला। तो फोर्स ऑन पुली आ गया ट्वाइस ऑफ टेंशन, इसको उधर ले जाओ प्लस का बनेगा, और टेंशन की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो बेटे। तो सर फोर्स ऑन पुली इसका मतलब टेंशन का डबल हो गया, बिल्कुल। 4 टाइम्स रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी। तो ये हो गया फोर्स ऑन पुली का फार्मूला। 3 बॉक्स से बनाए टीचर ने। जिन बच्चों को तीनों समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वाह। सर देखो अपने बच्चे माड़े नहीं है, हम कभी कभी ऐसे ही डाउट कर लेते हैं इनको। देखा है, अगर ध्यान से सुने तो कितना अच्छा समझते हैं। थैंक यू डाउन डाउन। बहुत अच्छे। तो इस तरह से किन बच्चों को आज एक्टिविटीज अच्छी लगी, और पुलिस वाला आर्टिकल भी समझ आ गया, अभी तक का सारा लेक्चर समझ आया। अब मैं देखना चाहता हूँ, सच बोलना बेटे झूठ मत बोल। अभी तक का सारा लेक्चर समझ आया रेजर, अभी तक का सारा। वो पिछला भी मिलाना है एक्टिविटीज वाला, वाह बहुत अच्छे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब अब टीचर ने बोला था हम बचे हुए लेक्चर में असाइनमेंट करेंगे। सभी बच्चे असाइनमेंट निकालो। शाबाश, शाबाश। मैं इसको मेमोरी में डालता हूँ, जाके आप देख लेना अपना लेक्चर। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कोई क्लास में इतना डेडिकेशन से पढ़ने वाला बच्चा है, जो अभी मैंने 3 रिजल्ट निकाले थे उसको माइक पे बता सके आके। अटवुड मशीन के, अटवुड पुली के 3 रिजल्ट निकाले थे, तीनों के तीनों माइक पे बता सके आप। है कोई बेटे। सर नॉन मेडिकल में बेस्ट बच्चे को खड़ा करो, देखे तो बच्चे में दम है कि नहीं। मेडिकल का बेस्ट बच्चा है क्लास में, दोनों में कंपटीशन कराते हैं। 3 रिजल्ट मैंने अभी अभी निकाले थे, मैंने साफ कर दिए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसने वो याद कर लिया। बेटे मेडिकल के बच्चे मिलके अपने बेस्ट बच्चे को भेजो, किसी का तो नाम लो। ले, बोलते ही नहीं। अरे आपको अच्छे से पता होता है आपकी क्लास में बेस्ट बच्चा कौन है। नॉन मेडिकल में बेस्ट बच्चा आए। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि सुनना अलग चीज होती है, याद करना अलग चीज होती है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, तभी मतलब ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन था डिफरेंस ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू ग्रेविटी। कई बच्चे इस फार्मूले को उल्टा कर देते हैं गलती से, तो उसका मेमोरी टूल है, इस ब्रैकेट का आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा।
देखो ऊपर डिफरेंस है, नीचे सम है, तो डिनोमिनेटर इज लार्जर। दूसरा फार्मूला था टेंशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी। और तीसरा जो था फोर्स ऑन पुली, वो फार्मूला था बेटे ट्वाइस ऑफ टेंशन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से 4 टाइम्स रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी। जो बच्चे समझते हैं कि हम टीचर लोग आपके लिए डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं, उनको कसम है अगर वो इन तीनों को अभी याद ना कर दे, अभी इसी वक्त याद करो और नोट ही कर लो कापियों पे बेटे, नोट कर लो, नोट कर लो, ऊपर से लिख देना रिजल्ट्स ऑफ पुलिस सिस्टम, अटवुड वाला रिजल्ट ऑफ अटवुड पुलिस सिस्टम, नोट इट डाउन। ओके, नाउ द वर्कशीट असाइनमेंट, ओपन योर असाइनमेंट। मेरे को बताया गया आपको लॉज ऑफ मोशन क्लास में कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा। अच्छा, रेज योर हैंड अगर आपका क्लास में लॉज ऑफ मोशन कवर हो गया, रेज योर हैंड। लॉज ऑफ मोशन अगर कवर हो गया, नॉन मेडिकल वाले सर ने करा दिया, मेडिकल वाले सर ने भी करा दिया, गुड जॉब। तो आ जाओ फिर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स acts on a body of 0.4 kg initially at rest for 10 seconds. Okay. After removal of the force, if the body moves 100 meter in 20 seconds, the force on that body is how much? शाबाश, कौन बच्चा इसको करेगा? शाबाश। यस, एनीबॉडी? कैसे करोगे? अच्छा, ऑप्शन ही बता रहे हैं नॉन मेडिकल के बच्चे तो, नॉन मेडिकल के बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं बेटे, लेकिन गड़बड़ हो गया, वो रेड टी शर्ट वाले बच्चे का आंसर नहीं सही। हाँ, येलो वाला बताए, येलो येलो सरदार साहब बताओ, येलो टी शर्ट वाला प्यारा सा बच्चा, कितनी फिंगर्स हैं? डबल कह रहा है एक बच्चा, यानी कि वो बच्चा कह रहा है सेकंड। ओके, नॉन मेडिकल के अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, मेडिकल के नहीं बता रहे। हाँ, मेडिकल में एक बच्चा ब्लू टी शर्ट वाला फर्स्ट कह रहा है। भाई देखो, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे बच्चे हो गए हैं कंफ्यूज, तो मेरे को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर खुद से। सुनो, सबसे पहले आप लिखो ए एस टी यू वी, अल्फाबेटिकली लिख लो। ओके सर, फिर क्या करना है? फिर इसमें आप धीरे धीरे इनकी वैल्यूज भरो। सर कैसे? एक बॉडी शुरू में रेस्ट पर थी, ओके सर, यू की वैल्यू को 0 भर दें सर, बिल्कुल। उसके बाद ये बॉडी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहता है फोर्स जब लगाना हट गए ना, तो ये 100 मीटर 20 सेकंड में चलती है, 100 मीटर 20 सेकंड। तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर 20 सेकंड, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो तीसरी बात ये है कि टाइम ड्यूरेशन हमें दे रखी है 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड है ना, बिल्कुल। और हमसे पूछ लेता है ये कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, फोर्स पूछा है। ओके, फोर्स पूछा हुआ है, तो फोर्स तो भाई हम तभी निकाल सकते हैं अगर मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकें।
क्या मास दिया हुआ है? हाँ जी सर, मास तो दिया हुआ है, कितना? 0.4 kg। भाई लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर आप ना ए के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर वहां से निकाल के इधर पुट कर देना। और भाई मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? सर आप भूल गए, आपने हमें ऑर्फन मेथड सिखाया था। ऑर्फन मेथड, भाई वो क्या था मेरे को तो याद नहीं। सर आपने बताया था पांचों सिंबलों में से किसी चार के ऊपर कोई ना कोई साइन या डाटा लिखा होगा, सिर्फ एक सिंबल ही ऐसा बचेगा जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होगा। हाँ सर, उसी को ऑर्फन सिंबल बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? सर नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड, इसको अहमियत ही नहीं दी गई, जैसे कि अनाथ हो। ओके, तो क्या करूं? सर आपका क्वेश्चन उस इक्वेशन से सॉल्व होएगा जिसमें आपका ऑर्फन सिंबल मिसिंग होना चाहिए। उस इक्वेशन के फॉर्मेट में आपका ऑर्फन सिंबल होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से होएगा। सर आपको तो सुनता ही नहीं, एस आपका होना नहीं चाहिए, ये नहीं यूज कर सकते सर आप। अच्छा, तो फिर कौन सा करूंगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s कर दूं? ओहो सर, इसमें भी तो ऐसे हैं, ये भी नहीं करना। बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दूं? हाँ जी सर, इसमें देखो आपका ऑर्फन सिंबल मिसिंग है, तो इसको यूज करो आप सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फाइनल वेलोसिटी को 5 पुट करो सर, इनिशियल को 0 पुट करो, ए को रहने दो, टाइम को 10 सेकंड पुट कर दो। तो आप यहाँ से सॉल्व करके देखो, आपका एक्सेलरेशन हाफ आ गया सर, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पुट कर दो, तो आपका फोर्स बनेगा सर 0.4 इंटू हाफ, यानी कि 0.2 न्यूटन। सच बताऊं तो नॉन मेडिकल के एक बच्चे ने इसका आंसर सही बताया था। कौन सा था प्यारा सा बच्चा? रेज योर हैंड। जी एक ही बच्चा था बस, जो सेकंड ऑप्शन कह रहा था। हाँ, अच्छा मेडिकल में भी एक बच्चा शायद सही बता रहा था, मेडिकल में। रेज योर हैंड, कौन कौन कह रहा था इतना आंसर? एक बच्चा था येलो कपड़े वाला, मेरे को याद नहीं रहा कौन सा। चलो, एनी एनी हाउ, जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, जिनको समझ आ गया बेटे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आपको समझ आना बहुत जरूरी है, आप हमारे देश के नए फूल हो, आपने देश को आगे संभालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे। ओके, सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मीनिंग समझाता हूँ अपने बच्चों को। देखो बेटे ध्यान से, ये एक दीवार है, ठीक है? इस दीवार के ऊपर यहाँ पर कील लगा हुआ है, कील, ऐसे कील टिकाया हुआ है इस बंदे ने। और ये बंदा पीछे से हथौड़े से किक मारता है, ठीक है? ये ऐसे पीछे से हथौड़े से इसको किक मारता है बेटे, ऐसे लेकर आता है हथौड़े। तो यहाँ पर इसका हथौड़ा पकड़ा हुआ है, राइट? ये बंदा ऐसे हथौड़े से किक, कील पे हिट करता जाकर, राइट? सो लो जी, अब वो कहता है कितनी वेलोसिटी से ये हथौड़े को कील के ऊपर मारे, राइट? और हमें ऑप्शंस दे रखी हैं इतनी सारी। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द हैमर हेड टू स्ट्राइक द नेल? हैमर के हेड का मास दे रखा है एम, एम मास, ठीक है?
और क्या बच्चे, ए फोर्स ऑफ कैपिटल एफ इज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट थ्रू द बॉल। ये कील इस दीवार के अंदर चली जाए तो उसके लिए एफ फोर्स चाहिए है। शाबाश। तो और इतना अंदर को चले जाइए, ईच ब्लो शुड फोर्स द नेल डिस्टेंस एक्स। एक हथौड़ा मारने से दीवार के अंदर को जो कील जाती है ना, इतना खिसकती है अंदर को, उसकी वैल्यू है एक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कितनी वेलोसिटी से हथौड़े का हेड कील को मारे, ये बताना। शाबाश। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, समझदार बच्चा होता ना, तो वो कहता सर देखो, जैसे ही हथौड़ा कील के ऊपर हिट होएगा ना, ये कील है आपकी सर, ओके सर, ये आपने इसके ऊपर हथौड़ा मार दिया, ओके। तो सर जैसे ही हथौड़ा लगेगा ना कील के ऊपर, तो उस वक्त कील की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैंने कहा ठीक है, यू मान लेते हैं उसको। सर एक हथौड़े के मारने से वो एक्स अंदर को चलेगी, बिल्कुल ठीक है बेटे। फिर वहां जाके वो रुक गई, इसका मतलब वन ब्लो के अंदर उस यहां जब रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लो सर, बस सर। और ग्रेजुअली वो स्लो हो रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के ऊपर क्वेश्चन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यूनिफॉर्म हो, तब आपका क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होता है। सर क्या करें? भाई आपको सिखाया हुआ है, पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिख लो। सर अब क्या करें? अब धीरे धीरे डाटा पुट करो। हथौड़े के ब्लो मारने के बाद कील अंदर को जाते हुए रुक गई, ओके सर। सर इनिशियल वेलोसिटी हथौड़े की हेड की वही होएगी जो ओ कील को देगा। सर यही तो हमसे पूछा हुआ है। सर ये ना अंदर को एक्स चला जाता है, एक्स मैंने मीटर, ओके बेटे। सर उसका मास ना हथौड़े का एम दे रखा है, हमसे पूछा हुआ है, और ये फोर्स लगता है सर एफ। तो मैंने कहा देखो बेटे, जब आपको फोर्स भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, तो एक्चुअली उसने एक्सेलरेशन दे दिया आपको इनडायरेक्टली। हाँ जी सर, चालाक है सर। देखो ए की वैल्यू सीधी नहीं दी उसने, एम अलग से दे दिया, एफ अलग से दे दिया, ताकि बच्चा डिवाइड करे, एफ इजिकल टू एम ए का फार्मूला निकालते, ओके। सर एक बात बताएं आपको। हाँ बेटे, टाइम एक ऐसा सिंबल है जिसके सामने कोई निशान ही नहीं लगा, ओके। सर इसी को आप ऑर्फन सिंबल बोलना चाहिए आपको। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूं? कौन सी इक्वेशन यूज करूं बेटे? ऐसे नहीं तुमने बोलना यार, ये तो ना पता नहीं सीटों पे आके चिपक ही जाते हैं। पर नॉन मेडिकल के बच्चे ने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया, शाबाश। मेडिकल में मैं टाइम खराब कराना पड़ेगा इनको। ये हिल हिल चिपक गए हैं करके फेविकोल लगा हुआ है आपके नीचे। आ जाओ बर, मैं सबका टाइम खराब कराना है तो करा लो, फिर आ जाओ। गुरशरण सिंह, आ जाओ भाई मेडिकल में, बाहर आ जाओ। गुरशरण सिंह मेडिकल में। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और करो टाइम वेस्ट, मैं दूसरे को बुलाता हूँ। गुणराज सिंह, बाहर आ जाओ मेडिकल में। नहीं तो नॉन मेडिकल है, सॉरी। मेडिकल में, मेडिकल में एक है अभिनूर बराड़, आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ अभिनूर बराड़। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, करी जाओ टाइम वेस्ट। दूसरा है दिलप्रीत कौर, दिलप्रीत कौर आउट, आ जाओ बेटे आउट। पढ़ाई नहीं होनी बच्चा जब तक बाहर नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम, आगे चलो। एक और बच्चा है डालिया, डालिया करके बच्चा है मेडिकल में। पांच बच्चों के नाम लिए हैं, एक भी नहीं आया।
ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलो, मेरे पास तो लिस्ट भरी पड़ी है। गुरलीन कौर, गुरलीन कौर मेडिकल में बाहर आ जाए। मैंने तो नहीं ऐसे पढ़ाना भाई, मैं तो अपने डायरेक्टर को बुला लूंगा इंस्टीट्यूट के, अगर कोई भी नहीं आएगा। सहजप्रीत सिंह गिल मेडिकल, बाहर आए, बाहर आ जाओ भाई। सहजप्रीत सिंह गिल मेडिकल। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता आगे, मैं अपने डायरेक्टर को लेके आता हूँ, बच्चे ही नहीं बाहर आ रहे। ये मेडिकल के बच्चे तो नाम लेने से भी नहीं बाहर आ रहे। और ये पकड़ा, बस पांच बच्चे के नाम लिए, पांचों बाहर नहीं आए। बताओ अब मैं कैसे पढ़ाऊँ? बुलाओ, आप इसको बाहर बुलाओगे तो पढ़ाऊंगा मैं तो। ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम ना हो, तो यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। सर वी को जीरो पुट करेंगे, यू को यू हमने निकालना है। ओके, ट्वाइस एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन एम पुट करेंगे, लेकिन एफ अपॉन एम पुट करते ही आगे माइनस का साइन लगाएंगे। सर क्यों लगाएंगे माइनस का साइन? क्योंकि कील अंदर जा जाकर स्लो हो जाएगी। कील का हथौड़ा लगने के बाद वो स्लो डाउन हो जाती है, शुरू में फास्ट होती है बस। ओके, तो उसके बाद आपने यहाँ एस लिख देना बेटे। ये हैंग हो गया थोड़ा। चलो, आप इसके बाद एस लिख के आपको अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको अल्टीमेटली निकालनी है बेटे किसकी? क्वेश्चन में पूछा हुआ हमसे यू की वैल्यू निकालनी। यहां से यू की वैल्यू आ जाएगी। एस की जगह आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, एक्स। एक्स बेटे, एक्स लिखोगे, राइट। तो जिन बच्चों को ये भी समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अब वो कर लेंगे अगर, बहुत अच्छे बेटे। तो बाकी के न्यूमेरिकल देखो, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं असाइनमेंट के अंदर, है कि नहीं बेटे? बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इन्होंने मेरे को टाइम अलॉट कर रखा है 12 तक ही, तो जो कि हमारा पूरा हो चुका है। तो बाकी हम इस असाइनमेंट को मैं भी कराऊंगा अगली बार, आपने भी करके आना है बच्चे। इस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करके आना है। गर्ल्स करके आएंगी इवन क्वेश्चंस, बॉयज करके आएंगे ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जिनका सीरियल नंबर इवन है वो गर्ल्स करेंगी, और जिनका सीरियल नंबर ऑड है वो बॉयज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। मेरे को ना इतना टाइम नहीं हैगा, तो नहीं मैं मैम को कहकर थोड़ी सीट सी फिक्स करवा देनी है। मैं इतने मेले पे आया तुरे अपना।
Haji Sushma, stand up. You also stand up. Come over here. Forward.